वेलकम गाइस, आपका स्वागत है अब इस लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम 12,000 वोकैब याद करने वाले हैं, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। नंबर 1 वोकैब सो है। नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रिक का यूज़ किया जाता है वोकैबलरी को याद करवाने के लिए। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में जो वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेस्ट वोकैब सो है, फाइनेस्ट सबसे बेहतरीन ब्लैक बुक की जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है ना, आपने सब्सक्राइब कंफर्म कर दीजिए। चलिए, पहली मीनिंग जो आपकी स्क्रीन पर है वो है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, यानी समुद्री सतह से लेकर पर्वत के शिखर तक जिससे हम ऊंचाई को नापते हैं, ऐसा यंत्र, ऊंचाई नापने का ऐसा यंत्र, उसको कहते हैं एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई और एल्टीमीटर मीन्स होता है ऊंचाई नापने का यंत्र। आई थिंक इसके लिए कोई ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को ये चीज़ याद रहने वाली है ना, आपको याद रहने वाली ये चीज़। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर दूसरे नंबर का वो है एंटीपैथी। एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बहुत ही ज़्यादा नफरत, घृणा, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिढ़। दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जब चिढ़ हो जाती है, उसे कहते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी, घृणा, चिढ़, नफरत, इसका मुंह देखिए, एंटीपैथी। आई हेट यू, आई हेट यू, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा किया है, कह रहा आई हेट यू, मैं आपको नफरत करता हूँ। ये नाउन है। पहली बात तो एंटीपैथी से नाउन यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंटी को मैथी से नफरत, क्योंकि मैथी की भाजी जो होती है वो कड़वी होती है गाइस। मैथी की भाजी कड़वी होती है, इसलिए एंटी को मैथी से नफरत है। एंटीपैथी है, एंटी मैथी है, एंटीपैथी। एंटीपैथी में होता है नफरत, घृणा, चिढ़। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आया एंटीपैथी के बाद, वो है एपार्थीड। एपार्थीड, एपार्थीड, a policy that segregate between the people on the basis of race, उनके रंग भेद को लेकर, उनकी जाति को लेकर जब लोगों के बीच में नफरत पैदा की जाती है, मतलब रंग भेद किया जाता है जब, तो रंग भेद को कहते हैं एपार्थीड। यानी लोगों को उनकी रेस के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना, उनके कलर के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनके सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, उसे कहती है एपार्थीड, रंग भेद। नेल्सन मंडेला को आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने किस तरीके से धूम मचाई थी, रंग भेद को खत्म कर दिया था। एपार्थ ईद में रंग भेद होता है, एपार्थीद में रंग भेद होता है। मैंने यहाँ पर ईद वर्ड का उपयोग केवल और केवल मीनिंग को याद करने के लिए किया है, मेरा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। एपार्थ ईद में रंग भेद होता है। आई नो वेरी वेल कि ईद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलजुल कर मनाते हैं। मेरा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को याद करने का है। इसी को किसी भी तरीके का धार्मिक क्या कहते हैं इशू ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ मीनिंग याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा उपयोग वर्ड किया है एपार्थीड। एपार्थीड में होता है रंग भेद। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर वो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है जो पेपर में काफ़ी बार आया है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ी सी टफ है। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव का विज्ञान। ये देख रहे हैं आप, मानव का इससे विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, पर GIF नहीं मिल रहा था, इसलिए इसी को डालना पड़ा मुझे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी स्पेशली ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स, यानी मनुष्य की रेस को लेकर उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके रीति रिवाज क्या है, उसका विश्वास क्या है, बिलीफ क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। एंट के थ्रू लॉजिक्स लगाया कि मानव का विज्ञान कैसे होगा। एंट के थ्रू, एंड थ्रू लॉजिक, लॉजिक लगाया, एंथ के थ्रू लॉजिक लगाया कि मानव विज्ञान कैसा रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो के थ्रू, एंथ के थ्रू पोलॉजी, लॉजिक लगाया कि मानव का विज्ञान कैसा रहा होगा। इस वर्ड को याद करना है, नाउन है, पेपर में आता है। इसकी ट्रिक जैसी बनी मैंने बनाई, पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वर्ड को याद करिएगा, इस वर्ड को याद करिएगा। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो एपैथी। एपैथी,
द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुसियास्टिक, यानी जब अपन लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, एंथुसियास्टिक फील नहीं करते, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, उसे कहते हैं एपैथी। एपैथी उदासीनता, नाउन है यहाँ पर है, आप देखिए नाउन है एक उदासीनता जी। इन भाई साहब को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इनका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पैथी की भाजी खाई हो, मेथी की भाजी खाई हो। एपैथी हो, उदासीन हो, ये पैथी की भाजी खाकर मेरा मन उदासीनता से भर गया है, मेरा मन उदासीनता से भर गया है, एपैथी हो गया है। तो एपैथी को आपको याद रखना है कि मेथी की भाजी बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उदासीनता से भर गया हूँ। एपैथी की भाजी खाकर, मेथी की भाजी खाकर मैं उदासीनता से भर गया हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर वो है एपैथेटिक। एपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन, उदासीन। एपैथी मीन्स होता है उदासीनता, एपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन। शोइंग और फीलिंग नॉट इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट फील ना करना, एंथुसियाज्म एनर्जेटिक ना होना, किसी चीज़ के ऊपर अपना कोई प्रतिक्रिया मत देना, उसे बोलते हैं एपैथेटिक। एपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन, उसका चेहरा उदासीन है, उसका चेहरा उदासीन है। एडजेक्टिव है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव है, उदासीन एडजेक्टिव है। ही इज लुकिंग एपैथेटिक, ही इज लुकिंग एपैथेटिक, वह बहुत ज़्यादा उदासीन दिख रहा है। ये पाठक तो उदासीन व्यक्ति है, ये पाठक तो उदासीन है, एपैथेटिक, ये पाठक तो उदासीन व्यक्ति है। एपैथेटिक पाठक, पाठक, ये पाठक तो उदासीन व्यक्ति है। आपको सिर्फ एपैथेटिक को याद रखना है। एपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन, उदासीन। सीन, आई एम सॉरी बाबू, ये मीम तो हर किसी ने देखा होगा, क्योंकि एपोलोजाइज करते हैं, एपोलोजाइज करते हैं, यहाँ पर कहते हैं आई एम सॉरी बाबू। जो वर्ब है यहाँ पर क्षमा मांगने के लिए किया वर्ड उपयोग है, एपोलोजाइज। ये वर्ड सभी किसी को मालूम होगा, आई एम एपोलोजाइजिंग टू माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। इसी तरीके से आई एपोलोजाइज फॉर द मैस, मैंने जो लड़ाई झगड़ा की उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट हैज़ डन वर रॉन्ग, यानी कोई गलत चीज़ जब आपने कर दी हो उसके लिए आपको पछतावा हो तो आप कहते हैं एपोलोजाइज। एपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। किससे मांगेंगे क्षमा? जिससे के साथ आपने गलत किया है, जैसे यहाँ पर कह रहा है आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो 8वें नंबर का, वो है ए प्यारी। ए प्यारी, प्लीज वेयर बीज आर केप्ट, प्लीज वेयर बीज आर केप्ट, यहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं ए प्यारी। ए प्यारी, मधुमक्खियों को पालने का स्थान, मधुमक्खियों को पालने का स्थान। ए प्यारी, ए प्यारी मधुमक्खियों को पालने का स्थान है या नहीं है? ए प्यारी मधुमक्खियों को पालने का स्थान है या नहीं? ए प्यारी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक कैसे याद करना है। ए प्यारी में होता है मधुमक्खियों को पालने का स्थान। जैसे आपके घर को होम कहते हैं, वैसे मधुमक्खियों के घर को ए प्यारी कहते हैं। ए प्यारी मधुमक्खियों को पालने का स्थान। तो 9वें नंबर का जो मीनिंग है वो है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और कॉज, यानी जब अपने धर्म को त्याग देते हैं आप, किसी सिद्धांत को त्याग देते हैं आप, अपनी राजनीतिक पार्टी को त्याग देते हैं आप, उसे कहते हैं एपोस्टेसी। स्वधर्म त्याग, अपने सिद्धांतों या दल का त्याग। जैसे नेताजी हैं जो जा रहे हैं, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर भर लिया है और कहते हैं एपोस्टेसी, मैंने आपका अपना दल छोड़ दिया है क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, पेट से ज़्यादा इनका पीछे वाला बोरा दिख रहा है, भर गया है। तो आपको याद रखना है कि ये पोस्ट ऐसी है कि लोग अपना स्वयं का धर्म त्याग कर रहे हैं, स्वयं के सिद्धांत भूल रहे हैं, स्वयं का दल छोड़ रहे हैं। ये पोस्ट ऐसी है, एक पोस्ट ऐसी है, ये पोस्ट ऐसी है। समझ में आया है? ये पोस्ट ऐसी है, लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं, स्वधर्म का त्याग कर रहे हैं। इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, आप इतने ज़्यादा महान व्यक्ति हैं कि एक बार देखने के बाद भी आपको याद हो जाएगा, पर दोबारा देख लेंगे तो कभी दिमाग से निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, मेरा व्यू टाइम बढ़ जाएगा थोड़ी बहुत। कॉजिंग शॉक और पैनिक, अगर आपको ये फेस आएगा पेपर में तो आप क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे? क्योंकि आपने वीडियो देखी है स्टडी विद मास्टर जी की, आपको मालूम है एपेलिंग, एपेलिंग होता है भावा, डरावनी। एप्पल में होता है आप पल पल मुझे डराते हैं, एप्पल में होता है डराना, जो नाउन है, और एपेलिंग में होता है भावा, डरावनी, वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थिति थी। एडजेक्टिव है, कॉजिंग शॉक और पैनिक, पैनिक में होते हैं जब आप। दे हैव बीन लिविंग अंडर द मोस्ट एपेलिंग कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थिति में रहते हैं वो लोग 2 महीने से। ओके,
तो आई थिंक आपको ये 10 मीनिंग इंपॉर्टेंट है वो याद हो गई हुई है। तो चलिए फिर चलते हैं 11वीं मीनिंग जो आपकी स्क्रीन पर है वो है 11वीं मीनिंग आपकी स्क्रीन पर वो है एपर्टेन। एपर्टेन बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। जो हम किसी को एप्रिसिएट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं और एप्लीकेबल होते हैं, जैसे संबंध रखना। जैसे गिटार का संबंध है किससे? म्यूजिक से। म्यूजिक इज एपर्टेन टू द गिटार। गिटार का संबंध है म्यूजिक से। इस तरीके के कहते हैं। अपर्टेन एक वर्ब है अपर्टेन। आप पर 10 लोगों से संबंध रखने का आरोप है। अपर्टेन, आप पर 10 लोगों से संबंध रखने का आरोप है। संबंध रखते हैं आप 10 लोगों से। आप पर 10 अपर्टेन। ओके, तो आई थिंक आपको ये मीनिंग याद होगी, क्योंकि आप पर 10 लोगों के साथ संबंध रखने का। अब आप कहोगे मेरी तो एक भी सेटिंग नहीं है, तो मैं कैसे 10 लोगों से संबंध रख सकता हूँ? पर आपके ऊपर आरोप है कि आपने 10 लोगों से संबंध रखा है, क्योंकि आपको ये मीनिंग याद करनी है। वो क्या पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो चलिए फिर इसी मजे के साथ अपने 12वें नंबर की वोकैब पे आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर की वोकैब है वो है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट करना, मूल्य बढ़ाना या किसी को अच्छा कहना कि तुम उस काम को और करो। जैसे यहाँ पर एक गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कहते हैं गुड, एप्रिसिएट कर रहे हैं बच्चे को, उस बच्चे को आंतरिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। टू राइज इन द वैल्यू, मूल्य बढ़ाने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं, पर किसी को आगे बढ़ने के लिए कहना। जैसे ही इज एप्रिसिएटिंग टू हर, वह उसको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग टू एप्रिसिएट, मतलब किसी को एप्रिसिएट करना। कोई किसी काम को कर रहा है, जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एप्रिसिएट करूंगा कि भगवान करे कि आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्टडी विद मास्टर जी की वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपकी स्क्रीन पर, वो है एपर्टेंस। एपर्टेंस मीन्स एप्रेंटाइज मीन्स होता है नौसिखिया, शिक्षार्थी। एप्रेंटाइज अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। जब कोई व्यक्ति किसी के पास किसी काम को सीखने के लिए करता है तो उसे कहते हैं एपर्टाइज। अप्रेंटाइज मीन्स होता है नौसिखिया, शिक्षार्थी। ठीक है, नौसिखिया। जैसे यहाँ पर ये लोग दिख रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं बेचारे, ये बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं जो नौसिखिया हैं। बच्चे ही हैं, बुजुर्ग हैं, पता नहीं चल रहा है, नौजवान हैं, क्या है, पर ये नौसिखिया हैं। क्योंकि इनसे अगर घर बनवाएंगे तो आपके घर का नक्शा ऐसा बनेगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा। पर ये नौसिखिया हैं, ये किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम कर रहे हैं। अप्रेंटाइज है, क्योंकि ये वर्ड 3 बार पेपर में आया है। अप्रेंटाइज है क्योंकि शिक्षार्थी हैं ये लोग, कभी नौसिखिया हैं, इस काम को सीख रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने शिक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए आपको मोबाइल दिया है। आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल क्यों दिया है? कुछ आप सीखें, क्योंकि आप नौसिखिया हैं, क्योंकि आप अपने शिक्षा लेने के लिए आपको मोबाइल दी है। अप्रेंटाइज, आपके पेरेंट्स अप्रेंटाइज। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मीनिंग को याद रखिएगा, APPRENTICE, अप्रेंटाइज। इसमें इतना वर्ड क्यों दिया है? क्योंकि इसमें पेपर में वर्ड 3 बार आया है। पर एक्वेरियम काफ़ी इजी वर्ड है। एक्वेरियम, एक्वा मीन्स वाटर, रियम मीन्स मछलियाँ को घर। एक्वेरियम 4 बार पेपर में वर्ड आया है, काफ़ी इजी वर्ड है। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट। मछली का घर, मछली घर आपने देखा होगा, अधिकतर लोगों के घर में होता है, मेरे घर में नहीं है। एक्वेरियम, एक्वेरियम में होता है मछली का घर। मछली जिस घर में रहती है उसके घर को कहते हैं एक्वेरियम। तो चलिए फिर इसी के साथ देखते हैं 15वें नंबर की मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकती है। आर्बिट्रेटर, 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 आर्बिट्रेटर। ओह, आर्बिट्रेटर की यहाँ पर ट्रिक नहीं लिखी लग रहा है, किसी ने गलत ट्रिक लिख दिया है मेरे असिस्टेंट ने। वैसे मैं अपना असिस्टेंट खुद हूँ, पर आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मीन्स होता है पंच, जो मध्यस्थता करता है लोगों के बीच में। जैसे यूक्रेन और रसिया का जब वॉर हुआ था, यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ था, तो दोनों देश कह रहे थे कि मोदी जी मीन्स इंडिया के पास पावर है कि हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेटर कर सकता है, पंच हो सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, मध्यस्थ व्यक्ति हो सकता है। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट एंड अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट।
यानी किसी विषय पर जिसमें विवाद हो, उस विषय में कोई व्यक्ति यदि बीच में आकर बीच बचाव कर दे, मध्यस्थता कर दे, उसे पंच कहा जाता है या मध्यस्थ कहा जाता है। अधिकतर गांव में आपने सुना होगा सरपंच। जो पंच होता है वह किसी भी डिसएग्रीमेंट को या फिर किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी लड़ाई झगड़े को दो पार्टियों के द्वारा बीच में रखा जाता है और वो उस पूरे मैटर को सॉल्व करता है। जैसे मोदी जी हमारे कोरोना के बीच में और इस यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में काफ़ी बड़े हीरो बन के निकले थे, पर इन्होंने शायद वॉर को कम नहीं करा। तो चलिए फिर जो नेक्स्ट अब ईडियम्स की बारी आती है, ईडियम्स को पढ़ते हैं। तो ईडियम्स जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओहो ओहो, आपने तो सारी ईडियम्स देख ली हैं। तो देखिए, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप। एक आपने बैल को ले दिया है और चाइना की शॉप में लग गया। चाइना के बर्तन आपने देखे होंगे, वो चिकनी चीनी मिट्टी कहते हैं जिसे, उसे कहते हैं चाइना शॉप। यहाँ पर चीनी मिट्टी का सामान रखा जाता है। अपनी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शीश महल में बंदर, शीश महल में बंदर। अब बुल इन अ चाइना शॉप, अब बुल इन अ चाइना शॉप। जैसे आपको यहाँ पर इसकी वो इमेज दिख रही है, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ पर्सन हु ब्रेक थिंग और हु ऑफ्टन मेक मिस्टेक causes damage in a situation that require careful thinking। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब अच्छी कठिन परिस्थिति है, ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और वहाँ पर भी जाके वो डैमेज ही कर रहा है, नुकसान ही कर रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है, उसे कहेंगे अ बुल इन अ चाइना शॉप। जो मुहावरे का उपयोग उसके लिए किया जाएगा। अनाड़ी व्यक्ति, एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, क्लमसी पर्सन, क्लमसी पर्सन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अटेंशन वाली हो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करना हो, और वहाँ पर जाकर कोई व्यक्ति यदि तोड़ फोड़ करे तो उसे कहा जाएगा अ बुल इन अ चाइना शॉप, शीश महल में बंदर। इस तरीके की कोई बात होती है तो आपको बुल को याद रखना है कि आपने एक बुल को चाइना शॉप में रख दिया है और उसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है। और तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति होती है अनाड़ी व्यक्ति होता है, वो उस काम को बहुत ही घटिया तरीके से करता है। वो ऐसी सिचुएशन में जाकर काम कर रहा है तोड़ फोड़, जहाँ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए था, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। He told her it was a delicate situation, but she went to the meeting like a bull in a china shop। हमने उसको कहा था कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन डेलिकेट है, बट नहीं मानी वो। मीटिंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, वो इस तरीके से मिली जैसे बुल इन अ चाइना शॉप। तो चलिए दूसरी इडियम्स को देखते हैं। अ बर्निंग क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अ प्रेसिंग, अर्जेंट, क्रूशियल इशू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन, और वर्ण क्वेश्चन यानी कोई ऐसी चीज़, ऐसा मैटर जिसके ऊपर आपके ऊपर दबाव हो, आपको सॉल्व करना ही हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो इशू। जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ बांग्लादेश, यानी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल बन के आया है, धड़कता भड़कता आग की तरह सवाल बन के आया है, बर्निंग क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। अ केक वॉक, बहुत ही सरल। इन मैडम को लग रहा था कि केक पर चलना बहुत ही आसान है, तो फिर दामन की हालत देखते हैं कि पूरा केक इनके मुंह के अंदर चला गया। केक वॉक मीन्स होता है बहुत सरल, पर आपने देखा है कि केक वॉक करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्योंकि इस पर चलना नहीं, फिसलना पड़ता है। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, केक पर चलना बहुत ही आसान है, एक्सट्रीमली इजी। आ केक वॉक, मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको केक वॉक का मतलब समझ में आया कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आपको अगर कहें कि नुकीले पत्थरों पर चलना है और केक पर चलना है, किस पे आसान हो, इस तरीके से याद रखिए कि केक पर चलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। अ टास्क दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू, कोई ऐसा काम जो करने में बहुत ज़्यादा कठिन ना हो। अ विक्ट्री दैट हैज़ बीन ईजिली अचीव्ड, कोई ऐसी जीत जो आसानी से मिल सकती है, अचीव की जा सकती है। रिड्यूसिंग द बजट इज़ नॉट गोइंग टू अ केक वॉक, यानी रिड्यूसिंग द स्टेट बजट इज नॉट गोइंग टू, मतलब किसी भी राज्य के लिए उसके बजट को कम करना सरकार के लिए केक वॉक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सरल नहीं होगा, लोग नकुआ चना चबवा देंगे। मैंने हिंदी का एक मुहावरा उपयोग किया है यहाँ पर, नकुआ चना चबवाना। इसका अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नकुआ चना चबवाना मीन्स क्या होता है। खैर चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर।
नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, वो है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ये वर्ड पेपर में 12 बार आया है, 12 बार पेपर में आया है वर्ड। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी तरीके से मेरा ये काम करिए, ये आपको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को याद करना है। अब क्या किया है आपने यहाँ पर याद करने के लिए? ये आपने एक कैरेट ली है, गाजर जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है एक कैरेट, और यहाँ पर आपने ली है एक स्टिक, और आपके नीचे है आपका एक गधा ऐसा व्यक्ति जिससे आपको काम करवाना है। तो आपने स्टिक में फंसाई अपनी ककड़ी को, और स्टिक को कर दिया है आगे, और इस गधी को आप ले जा रही हैं कि चलो मेरा एक काम करो। आपने किसी भी तरीके से एक काम करवा लिया, आपने स्टिक में ककड़ी फंसाई और उस गधी को दिखा दिए रस्सी में बांधकर, तो उससे आपने काम करवा लिया, अप्रोच तक पहुंच गए जहां पर आपको ले जाना था। यानी आपने साम दाम दंड भेद हर तरीके का उपयोग किया है और आपने इस काम को करवा लिया। यानी रिवार्ड और पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, यानी आपने उसको या तो इनाम देकर, आपने यहाँ पर ककड़ी का उपयोग किया है इनाम देकर, या किसी से मार पीट कर इन्फ्लुएंस करना कि अपने काम को करवाना, समवन बिहेवियर में चेंज बनाना, इन्फ्लुएंस करना किसी के बिहेवियर को, उसे कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। आई थिंक इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। द कैरेट इज प्रोक्लेमिंग अ कैरेट, the government is proclaiming a carrot and stick approach to the problem। गवर्नमेंट ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि वह समस्याओं से निपटने के लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, अपनी जीतोड़ पावर लगा देगी। आई थिंक आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ईडियम पर बढ़ते हैं 5वें नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ चाइल्ड प्ले। अरे बच्चों का खेल है भाई, ये तो बच्चों का खेल है। अ चाइल्ड प्ले यानी बच्चों का खेल। आज चाइल्ड प्ले में होता है बच्चों का खेल। सेंटेंस 1 है, इफ यू प्रैक्टिस इनफ ड्राइविंग इवेंचुअली बिकम अ चाइल्ड प्ले, यानी यदि आप रोज रोज ड्राइविंग करेंगे, प्रैक्टिस करोगे ड्राइविंग की, तो आपके लिए एक दिन लगभग बच्चों का खेल बन जाएगा। ये इजी है, पेपर में आया है मगर 2 बार तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने सोचा आपके लिए भी हो जाएगा ये चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान काम। समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी बच्चों से भी जो चीज़ करवाई जा सके उसे कहते हैं आसान काम, या फिर अ चाइल्ड प्ले। राइडिंग अ बाइसिकल इज अ चाइल्ड प्ले व्हेन यू हैव बीन एट प्रैक्टिस, यानी साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है भाई, जब तुम अच्छी प्रैक्टिस कर ले उसे दबा के। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं इडियम्स की। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। भाई अब देखो, ब्लॉक का मैं इस्तेमाल में आपको जहाँ पे दिख रहा है, जो ब्लॉक है इसको ब्लॉक बोलते हैं। अब ब्लॉक को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, पर मैंने अंग्रेज तो नहीं हूँ मैं, पर मुझे मालूम है कि इसको ब्लॉक बोलते हैं। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक में होता है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक में से एक छोटा सा ब्लॉक निकाल दिया है, इस बड़े से ब्लॉक की, पुराने ब्लॉक की इस छोटे से ब्लॉक, छोटी सी चिप निकाल ली है, तो इसे बोलते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी जैसा आपको ये वाला चिप दिख रहा है वैसे ये वाला चिप दिख रहा है, बिकॉज दे आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, क्योंकि जी जैसा बाप है वैसा ही जी बेटा है। समवन इज सिमिलर टू द कैरेक्टर ऑफ हिज फादर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता के कैरेक्टर पर गया हो। जैसे मार्क जस्ट वन द सेम सेलबोट रेस हिज फादर वॉन 20 years ago, यानी मार्क भी उसी तरीके से जीता जिस तरीके से उसके पिता 20 साल पहले जीते थे। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वो है अपने पिता की तरह है, यानी अपने पिता के ऊपर गया है, वो अपनी कहती वह है अपने पिता के ऊपर गया है। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये 5 बार पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से जल्दी याद करो, अभी क्या भी याद करो, अभी क्या भी याद करो। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप, क्योंकि आपने एक चिप निकाल ली है ओल्ड ब्लॉक की, तो जिस चिप ओल्ड ब्लॉक की निकाली है लोग क्या करें, उसी के ओल्ड ब्लॉक उसी बाप की जैसा है, जैसा उसका बेटा है वैसे उसका बाप है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो चलिए फिर 7वें नंबर की मीनिंग देखते हैं। 7वें नंबर की मीनिंग, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैं अपनी दाढ़ी बना रहा था, मेरी दाढ़ी पर कट लगते लगते बचा, मेरा खून बहते बहते बचा, क्योंकि मैंने क्लोज से सेव कर लिया था। बाल बचना, मेरे बाल बच गया। मैं यदि मैं बाल नहीं बचाता तो फिर मेरे खून से गाल बन जाता।
अ नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर। जैसे आपको यहाँ पर स्टंटबाजी दिख रही है, किस तरीके से इस गाड़ी वाले को मारने के लिए फिर रहा है, और कहीं पर भी इसकी आत्महत्या हो सकती है, इस तरीके से कहा जाए तो, जिस तरीके से गाड़ी चलाए, क्योंकि ये बाल बाल बच रहा है। यह क्लोज सेव है, यानी नैरो, बहुत ही कम जगह है इसके डेंजर से बचने के लिए। मतलब देख रहे हैं, नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, बिल्कुल वैसे भी कहते हैं मौत के मुंह से लौट आना, मतलब मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। ये वाली मीम भी सबने देखी होगी, मौत को छूकर मैं टक से वापस आ सकता हूँ, टक से वापस आ सकता हूँ। We were not hit when the truck served at us, but it was a close save. मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया जब ट्रक हमारी तरफ बढ़ा था, बट हाँ मैं बच गया, बाल बाल बच गया मैं। देखा है यहाँ पर, जब ट्रक हमारी तरफ मुड़ा, स्वेयर मीन्स होता है मुड़ना या फिर मोड़ना, जैसे उसने ट्रक मेरी तरफ मोड़ा, हमने यहाँ पर हिट नहीं किया। वी वर नॉट हिट, मैंने उसके हिट नहीं किया, बट इट वाज अ क्लोज सेव, पर हम बाल बाल बच गए ट्रक से मरते, इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए फिर 8वें नंबर की है आ क्लोज बुक। आपकी बुक क्लोज है, इसलिए आपको बुक के रहस्य नहीं पता कि क्लोज बुक के अंदर कितने रहस्य होते हैं। आपका रहस्य एक क्लोज बुक के अंदर है, आपकी फेसबुक के अंदर आपका रिजल्ट है। जब आपने यहाँ पर बाबू सोना किया था ना, मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, मेरे बाबू क्या तल रहा है, इन सब के खिलाफ एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। ठीक है, बहुत अब तो ठीक है, पर आपकी फेसबुक के अंदर भी रहस्य है, क्योंकि आपकी फेसबुक क्लोज है, क्लोज बुक है आपकी फेसबुक एक क्लोज बुक की तरह ही, उसमें भी कई सारे आपने रहस्य दबा रखे हैं। रहस्य क्लोज बुक, यानी कहते बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, यानी बंद मुट्ठी लाख की, यानी इसमें बहुत बड़े रहस्य होते हैं, जैसे कहते हैं क्लोज बुक। अ मिस्ट्री में होता है रहस्य। अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज बुक टू मी, यानी किसी के भी अकाउंट के बारे में पता लगा नहीं सकते। आपके बिजनेस में सैलरी ऑफ अ बिजनेसमैन इज अ क्लोज बुक, यानी बिजनेसमैन की सैलरी कितनी होती है यह हमेशा से ही रहस्य रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 9वें नंबर की मीनिंग देखते हैं, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कंजूस आदमी। वैसे यहाँ पर आदमी नहीं लिखना था, यानी कंजूस व्यक्ति लिखना था, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं, ये महिलाएं खाना खा रही हैं और पीछे जो इनका पुरुष मित्र खड़ा है वह इन सब के पैसे भरने वाला है, तो वो तो नहीं है, पर इन सभी महिलाओं के लिए कह सकते हैं दे आर अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। यानी फिस्टेड में होता है मुट्ठी, मुक्का, बंद मुट्ठी, यानी तो बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति जो पैसे अपना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करे। अमाइसर यानी कंजूस, मतलब वेरी केयरफुल विथ मनी, ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से यूज़ करे, यानी पैसों को हाथ में पकड़ कर रखने वाला, क्लोज बंद रखने वाला, क्लोज फिस्टेड यानी बंद मुट्ठी रख कर आने वाला। पेपर में वर्ड 4 बार आया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सेफ्टी यूज़ करे, और उसे एक प्रकार से कंजूस आदमी कहा जाता है इस मुहावरे के थ्रू। अमाइसर, इफ़ यू आर सो स्टिंगी दैट यू कैन नॉट स्टैंड टू स्पेंड एनी मोर, नॉट इवन बट योर एडोरेटेड कजन। इसका पूरा नहीं आया है, लगता है किसी और का है। अ कोल्ड फिश में होता है अपनी भावनाओं को साझा ना करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावना को किसी के साथ साझा ना करे। पेपर में वर्ड 2 बार आया है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आगे आने वाले एग्जाम में वर्ड रिपीट हो सकता है। अपनी भावनाओं को जो व्यक्ति किसी के साथ साझा ना करे, क्योंकि सभी लोग गर्म फिश खाते हैं पर वो कोल्ड फिश खाता है, तो कोल्ड फिश खाने वाला व्यक्ति बताता नहीं है आपको कि क्यों वो कोल्ड फिश खाता है, अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा नहीं करता है। Someone who seems unfriendly and who does not share his feeling। अब यहाँ पर लिखा है she is a lovely person but her husband a bit of old fish, यानी वह तो अच्छी है पर उसका पति ना अपनी भावनाओं को साझा करने वाला व्यक्ति नहीं है, वह एक कोल्ड फिश की तरह है, कोल्ड फिश की तरह है। तो सभी लोग गर्म मछली खाते हैं, पर आपका एक मित्र है वो ठंडी मछली खाता है। आपने उससे पूछा तो उसने बताया नहीं, क्योंकि वो अनफ्रेंडली है, अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। चलिए तो फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें बिन
मांगे